नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। 9 PM का वक्त हो चला है, तो चलिए तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने बजट सत्र के छठे दिन संसद के मकर द्वार के पास प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त कह दिया। बस फिर क्या था, राहुल के बयान पर हंगामा मच गया और इसी तरह का आज का दिन भी संसद के इतिहास में हंगामे के नाम दर्ज हो गया। पीएम मोदी का भाषण तक टालना पड़ा। देखिए एक रिपोर्ट। कहने को तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। कहने को तो संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर होता है और कहने को तो संसद भवन देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है। लेकिन लगता है कि ये सब कहने और मात्र सुनने के लिए है, क्योंकि संसद में हंगामा, आसंदी में पेपर उछालना, सांसदों का निलंबन करना, सांसदों को बोलने से रोकना अब इतना आम हो चला है, जैसे लगता है कि संसद लगती ही इसलिए है ताकि सभी दलों के सांसद अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, तनाव संसद के सत्रों में शांति से निकाल सके। और देश का क्या है, चल रहा है, चलता ही रहेगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील, चाइना विवाद जैसे तमाम मुद्दों पर हंगामे और विवादित बयानों का ग्रहण लग जाता है। बुधवार को राहुल गांधी का सिख केंद्रीय मंत्री को गद्दार दोस्त कहना कांग्रेस के लिए सियासी सुनामी लेकर आ गया। बीजेपी को मौका चाहिए था, मिल गया, और विपक्ष जो अमेरिका भारत डील, चाइना विवाद पर जो माहौल बना रहा था, सत्ता पक्ष जो थोड़ा दबाव में दिख रहा था, और अब फ्रंट फुट पे आ गया। राहुल गांधी जी ने उसको कहा है कि गद्दार दोस्त। जो पार्टी छोड़कर चला गया, कांग्रेस और राहुल गांधी जी, जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है। इसलिए जो राहुल जी ने उसको नाम दिया है वो बिल्कुल सही है। और संसद में केवल हंगामा करना, वॉकआउट करवा देना, इस तरह से कि अवरोध पैदा करना, टेबल पे चढ़ना, कागज फाड़ना, स्पीकर पर फेंकना, सारे नियमों की धज्जियां उड़ाना, लोकतंत्र को शर्मसार करना, सदन की कार्रवाई को रोकना, राहुल जी का और विपक्ष का केवल एक ही एजेंडा है, भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करो, सदन में कागज फाड़ो, स्पीकर पर फेंको, और जो बाकी सांसद चुन के आए उनको जो बोलने का मौका है उसको छीन लो। यानी कुल मिलाकर बुधवार को संसद की कहानी सीरियस सियासी मंथन की बजाय हंगामे के नाम दर्ज हो गई। और इससे ज्यादा क्या हो सकता था कि बुधवार 1 अरब 40 करोड़ लोगों के देश के पीएम का भाषण तक टल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद युमनाम खेमचंद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने लोक भवन में उनको शपथ दिलाई। मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 62 साल के खेमचंद सिंगजामेई विधानसभा सीट से विधायक और पेशे से इंजीनियर रहे हैं। वो बीरेन्द्र सरकार में नगर प्रशासन और आवास विभाग के मंत्री थे। इसके साथ ही 2022 में वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। खेमचंद RSS के करीबी माने जाते हैं। बता दें कि खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया था। इस चुनाव के लिए बीजेपी आलाकमान ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। तो मणिपुर को नया सीएम मिल गया है और युमनाम खेमचंद राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 2022 में भी वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से थे। मणिपुर में 2 समुदायों में हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, लेकिन अब ये राष्ट्रपति शासन जो है खत्म हो चुका है और राज्य को मुख्यमंत्री मिल गए हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से युमनाम खेमचंद मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री के पद छोड़ने से राज्य में निर्वाचित सरकार समाप्त हो गई और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। इस्तीफे के बाद कोई भी दल या गठबंधन बहुमत साबित नहीं कर सका, जिसके बाद से राष्ट्रपति शासन लगा और ये राष्ट्रपति शासन जो है करीब 1 साल चला। राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करने की स्थिति में नहीं रही। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा से कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई थी। राज्य के हालात बदल गए थे। प्रशासनिक तंत्र हालात संभालने में असफल रहा। इसके बाद से राज्य में
राष्ट्रपति शासन लगा और अब राज्य में एक फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। राज्यपाल अजय भल्ला ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। योमनाम खेमचंद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल अजय भल्ला ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दरअसल राज्य में जातीय हिंसा हुई, हिंसा को रोक पाने में मणिपुर की सरकार नाकाम रही। इसके बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा और अब राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। राज्य में नए मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं और एनडीए सरकार एक बार फिर से राज्य में काम करना शुरू कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बतौर वकील बहस की है। ममता बनर्जी पहली सिटिंग मुख्यमंत्री हैं। बता दें कि ममता बनर्जी का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ही रूप देखने को मिला। उन्होंने सफेद साड़ी के ऊपर काला कोट पहना हुआ था। एसआईआर के मुद्दे पर अदालत में बतौर वकील दलील देते हुए नजर आई। बंगाल की मुख्यमंत्री सोमवार को एक बार फिर से वकील की भूमिका में नजर आई। सुप्रीम कोर्ट में ममता ने आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव आयोग को तमाम फैक्ट्स बताए थे, लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। सुनवाई के दौरान ही ममता बनर्जी ने रविंद्रनाथ टैगोर के स्पेलिंग में बदलावों का जिक्र करते हुए लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और राज्य में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। तो एसआईआर पर संग्राम है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की लड़ाई अब दिल्ली तक आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकीलों की बेंच जब सुनवाई कर रही थी, उस दौरान वो खुद पहुंची और दलील दी। खुद वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एसआईआर का केस लड़ इतिहास रच रही हैं सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत नाम काटे जाने का विरोध कर रही हैं। अदालत में जिरह करने वाली पहली सिटिंग सीएम बनी हैं ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में नजर आई और बताया उन्होंने कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो लोगों के नाम काट रहा है। चुनाव आयोग पर वोटर्स के नाम काटने के आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री ने। सिटिंग जजों की बेंच जब सुनवाई कर रही थी, उसी दौरान वो इस पूरे मामले को जजों को सामने रखती नजर आई। एसआईआर के नाम पर पश्चिम बंगाल में सिर्फ वोट काट रही है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को तमाम फैक्ट्स बताएं, फिर भी नहीं हुई सुनवाई। रविंद्रनाथ टैगोर के स्पेलिंग में बदलाव का भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया और बताया कि कैसे उनके नाम के स्पेलिंग में बदलाव कर रही है सरकार। पश्चिम बंगाल को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गए हैं। लखमा की रिहाई शराब घोटाले के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 1 साल बाद हुई है। जेल से निकलते समय लखमा ने हाथ जोड़कर अपने समर्थकों का अभिवादन किया और इसे सच्चाई की जीत बताया। बता दें कि लखमा पर 70 करोड़ के शराब स्कैम में कमीशन लेने का आरोप है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस पंचोली की बेंच ने ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों के फाइल के किए गए केस की सुनवाई की। इसके बाद लखमा को अंतरिम बेल मिल गई। पूर्व मंत्री कवासी लखमा जेल से बाहर आ चुके हैं। कवासी लखमा को कल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद से कागज जो है वो सेंट्रल जेल रायपुर पहुंचा। कागजी कार्रवाई पूरी की गई और आज शाम उन्हें छोड़ दिया गया। 1 साल बाद वो जेल से बाहर निकले हैं। पिछले 1 सालों से लगातार वो जेल में थे और कई बार ईडी, ईओडब्ल्यू अलग अलग एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की और लगातार कांग्रेस पार्टी लखमा का पक्ष रखते हुए ये कहती रही कि लखमा को जानबूझकर फंसाया गया है। लेकिन अब जो है इस पूरे मामले में 1 साल के बाद राहत की खबर निकलकर सामने आई और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली। कवासी लखमा को इस दौरान कई शर्तों का सामना करना पड़ेगा। कवासी लखमा को जमानत पर जेल से बाहर तो निकाल दिया गया है कोर्ट के आदेश पर, लेकिन उन्हें जो है अब छत्तीसगढ़ छोड़ना होगा
वो जमानत पर रहेंगे लेकिन छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे और इस दौरान उनको अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। छत्तीसगढ़ में वो तभी आ सकते हैं जब कानूनी प्रक्रिया के तहत कहीं सुनवाई हो या उन्हें बुलाया जाए, तभी वो छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। कोर्ट ने तमाम शर्तों के बाद उन्हें जमानत दे दी है। कहीं ना कहीं फूल मालाओं से कवासी रकमा को लाद दिया गया है और कवासी रकमा अब यहाँ से निकल चुके हैं। सीधे उनसे भी बात कर लेते हैं। मैं 1 साल के बाद बाहर आया हूँ। मैं इस देश का न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी, रजत पायलट जी, भूपेश बघेल, दीपक बैज और तुम्हारा शरणदास महंती को भी बधाई देता हूँ। सभी समय पर जेल में प्रताड़ना मिली क्या? जेल में मिलने आते थे। मैं बस्तर का आवाज, जंगल जमीन का आवाज, जब तक जिंदा रहूंगा उस आवाज बस्तर के लिए लड़ूंगा। बजट सत्र में हिस्सा लेंगे? बजट सत्र है। बजट सत्र में जो कानून बताएगा, कानून के आधार पर चलूंगा, कानून को मानूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं मानूंगा। छत्तीसगढ़ से बाहर कहाँ रहे? छत्तीसगढ़ से बाहर रहे। हाँ, जहाँ जैसा न्यायपालिका बोला है उसका आदेश का पूरा पालन करूंगा। लखमा जो कि साफ कर रहे हैं कि वे जो है न्यायपालिका के आदेश का पालन करेंगे। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। का स्वागत करेंगे। उनके पुत्र हरीश कवासी भी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करें। काफी लंबी लड़ाई लड़ी आपने, अकेले लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं अब जाकर जीत हुई है। अकेले तो नहीं, सारे बस्तर के आम जनता ने और सारे छत्तीसगढ़ के जो पापा को चाहते हैं सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई सत्य की जीत है। और जिस तरह से आपके मीडिया के लोगों ने और सारे लोगों ने मदद करी, इसके लिए आपके मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हर जो पापा को चाहता था, उनको याद करता था, उन सभी को मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे भी उनका सहयोग बने रहेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। काफी कठिन समय था, पार्टी कितना साथ खड़ी थी आपके? पूरी तरह से साथ खड़ी थी, चाहे वो सेंट्रल लीडर हो, चाहे छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी, दीपक बैज जी हो, महंत जी हो और हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट जी हो, सारे पार्टी हमारे परिवार के साथ खड़ी थी। वो जानते थे कि ये सत्य झूठा केस में फंसा है, इसलिए सारे लोगों ने मदद करी है। किसी दादी को कंडीशनल बेल मिली है, छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा, विधानसभा सत्र भी है आने वाले दिनों में, बजट सत्र है, कहाँ रहेंगे दादी? अभी तो बात करेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ है, लेकिन जो माननीय न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिया है उनका पालन करना अपना काम है और पालन करेंगे। शराब घोटाले का आरोप लगा है, कितनी सत्यता है इसमें? वो तो आप खुद जानते हैं कितनी सत्यता, आने वाले समय पता चले। निश्चित रूप से ये थे हरीश कवासी, जिन्होंने साफ कहा है कि कितनी सत्यता है शराब घोटाले में, यह तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। और अब बात करेंगे कि आखिर कहां गया धान और क्यों नहीं रखा गया था। दरअसल कवर्धा धान खरीदी गड़बड़ी मामले की 7 करोड़ के धान की कमी पाए जाने के मामले में मीडिया में कथित रूप से गलत और भ्रामक बयान देने पर जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित ने की है। दरअसल करीब 1 महीना पहले जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बयान दिया था कि करीब 7 करोड़ के धान को दीमक और चूहे खा गए हैं। दरअसल पूरा मामला कवर्धा जिले के उपार्जन केंद्र बाजार 4 भाठा और बघर्रा से जुड़ा हुआ है। साल 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के स्टॉक में 7 करोड़ के धान की कमी सामने आई थी। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले में अब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। विजय शर्मा ने कहा कि जितने धान की कमी पाई गई थी उसे चूहे या दीमक नहीं खाया था, बल्कि वो धान सूख गया था। तो असली सवाल यह है कि क्या संग्रहण केंद्रों में हर साल करोड़ों का धान सूखेगा? तीसरा सवाल है कि किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो संग्रहण केंद्रों में धान को सूखने, सड़ने या चूहे से बचाने की दिशा में सार्थक पहल क्यों नहीं की जा रही है?
तो धान को लेकर के अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। कवर्धा का ये धान मामला जो है, अब सरकार का पक्ष सामने आया। सरकार का कहना है कि ये धान जो है वो सूख गए। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल कवर्धा के धान खरीदी केंद्रों का ये पूरा मामला, जहां पर 7 करोड़ के धान के चूहे खाने की बात सामने आई थी। करीब 7 करोड़ के धान की कमी पाई गई थी, जिसके बाद से विपणन अधिकारी ने कहा कि धान चूहे खा गए, जिस पर जमकर बवाल हुआ। साल 2024-25 में ये धान खरीदे गए थे। जब अधिकारी ने कहा कि धान चूहे खा गए तो बवाल मच गया। पूरे देश में ये खबर फैल गई, धान को चूहे खा गए या धान सूख गया, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल क्या संग्रहण केंद्रों में धान रखने की व्यवस्था में कमी है? क्योंकि सरकार अब कह रही है कि वो तो धान जी सूख गए, तो आखिर सूख कैसे गए? सरकार क्या कर रही थी? क्या संग्रहण केंद्रों में करोड़ों का धान का सूखना मामूली बात है? और ये इसी साल क्यों हुआ? क्या पिछले कई सालों से करोड़ों का धान सूखता ही है? क्या धान के भंडारण की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जाता? कवर्धा के धान खरीदी केंद्रों का ये पूरा मामला है। और अब जिस विपणन अधिकारी ने कहा था कि इस पूरे मामले में जो है वो धान सूखा हुआ है, और विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि शॉर्टेज का ये मामला है, धान सूख गया है। मैंने उस पर बात भी की, तो ये जो विषय आया था वो धान की सूखत का था। अधिकारी ने पहले कह दिया कि जो 2% 1% रहा होगा उसको उन्होंने पहले कह दिया और वो मसला बन गया। मैंने कलेक्टर का भी बयान देखा, उस पर राज्य सरकार में भी लोगों से बात की, पूछा, तो ये विषय सामने आया, ये शिगुफा बन गया। खैर जो भी है, धान की गड़बड़ियों के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विभागीय मंत्री जी ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं और उस पर कड़ी कार्रवाइयां हो रही है। और चलिए अब बात करेंगे उस गेम की जो जानलेवा लत के रूप में सामने आ रही है। दरअसल गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार रात 2 बजे तीनों बहनें हाथ पकड़कर बालकनी से कूद गईं। गिरने की आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। तीनों बहनों की उम्र 12 से लेकर 16 साल के बीच में है। तीनों लड़कियों ने लगभग 80 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। तीनों बच्चियां गंभीर रूप से जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी मिली, जिसके बाद तीनों को लोनी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक तीनों बहनों को टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम की लत थी। वे कोरोना के दौर से ये गेम खेल रही थी। पिता ने उन्हें गेम खेलने से रोका था और फटकार लगाई थी। इसके चलते तीनों बहनों ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। हालांकि अभी तक परिवार वाले खुलकर भी नहीं बोल रहे हैं। घटना भारत सिटी B1 टावर के फ्लैट नंबर 907 की है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। अभी तक की जांच में आया है कि तीनों ने सुसाइड किया है। तीनों एक साथ ही रहती थीं, मोबाइल से गेम खेलती थीं, और पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि तीनों बहनों ने किन परिस्थितियों में सुसाइड किया। तो गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने सुसाइड किया है। सुसाइड की वजह यह है कि वो गेम खेलती थी और गेम ऐसा जानलेवा साबित होगा, उसके माँ बाप ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। हालांकि माँ बाप ने मना जरूर किया था, वो लगातार समझाते थे, लेकिन ये बच्चियां कोरोना काल से ये गेम खेलती थी। दरअसल बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर 3 बहनों ने आत्महत्या की है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है। बिल्डिंग से गिरी तीनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बालकनी से छलांग लगा दी। इसके पीछे एक थ्योरी ये है कि पिता ने गेम खेलने से मना किया था, इसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। आत्महत्या करने वाली तीनों बहनों की उम्र 12 से 16 साल के बीच थी, यानी ये बच्चियां नाबालिग थी और बेहद कम उम्र थी। लेकिन इतना घातक कदम इन्होंने उठाया। बताया जाता है कि तीनों बहनों को कोरियन टास्क बेस्ड गेम की लत थी, और ऐसे ऐसे गेम्स हैं जो सीधे सीधे चैलेंज देते हैं मरने की। पिता ने तीनों बहनों को गेम खेलने से भी रोका था। तो यह भी कहा जा रहा है कि पिता ने गेम खेलने से रोका, शायद इसी वजह से बहनों ने मरने का रास्ता अख्तियार किया। पुलिस कर रही है ट्रिपल सुसाइड मामले की जांच। पुलिस अब उन तमाम थ्योरी की जांच कर रही है कि आखिर इन बहनों ने आत्महत्या क्यों की।
बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से ये गिर कर जो है वो अपना जान देती हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वजह क्या है? क्या गेम में कोई ऐसा टास्क मिला था जिसकी वजह से बच्चियों ने अपनी जान गंवाई, या पिता की बातों को बुरा मानकर इन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना? अब इन मामलों की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो ये बात हुई उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां गेम ने जान ली। वहीं एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है। भोपाल से माता पिता को सतर्क करने वाली खबर आई है। दरअसल राजधानी के पिपलानी इलाके में 14 साल के नाबालिग लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग को ऑनलाइन गेम की लत थी। 1.5 महीने पहले उसने अपनी मां के अकाउंट से 28,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, जिसके बाद परिजनों ने नाबालिग को मोबाइल देना बंद कर दिया था। लेकिन मंगलवार को मौका पाकर अंश साहू ने फिर मोबाइल छीनकर ऑनलाइन गेम खेलने की कोशिश की, जिस पर मां ने जमकर फटकार लगा दी। उसके बाद माता पिता किसी काम से घर से बाहर चले गए। इसी दौरान अंश साहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पिपलानी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही अंश का फोन भी जब्त किया है। आपको बता दें कि यूपी के गाजियाबाद जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। ऐसे में सवाल है कि क्या बच्चों में ऑनलाइन गेम की लत बढ़ रही है? जिस उम्र में बच्चों की पढ़ाई करनी चाहिए, उस उम्र में ऑनलाइन गेम की जाल में फंसकर बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी तक की जो प्रथम दृष्टया बात सामने आई कि बच्चे द्वारा उसकी मदर द्वारा उसको डांटने पर से उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। और अभी चूँकि परिवारजन शोक में उनके पूरे स्टेटमेंट नहीं हो पाए हैं, सभी के कथन नहीं हो पाए, इस कारण से अभी और स्पष्ट इसमें बात नहीं कही जा सकती किन कारणों से बच्चे द्वारा सुसाइड किया गया। और अब बात एक बहिष्कार की कर लेते हैं। दरअसल ये पूरा मामला बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र के घोटी नंदोरा गांव का है। यहां पर 10 मुस्लिम परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का गंभीर मामला सामने आया है। वीडियो सामने आने से गांव का माहौल तनावपूर्ण है। आरोप है कि जनवरी में आयोजित एक हिंदू सम्मेलन में मुस्लिम समाज के खिलाफ बयान दिया गया था, जिसके बाद गांव के कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदू सम्मेलन में जाकर विवाद किया था। और इसके बाद हिंदू समाज के लोगों ने मुस्लिम युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब गांव के हिंदू समाज ने सभी मुस्लिम परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। तो हिंदू सम्मेलन में यह पूरा मामला आया है, जिससे मुस्लिम परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका पर इससे सीधा असर पड़ा है। दरअसल मुस्लिम परिवारों को बालाघाट के इलाके में बहिष्कार कर दिया गया है। बहिष्कार की क्या वजह है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। मुस्लिम परिवारों को बहिष्कार किया गया है। यह मामला बालाघाट के घोटी नंदोरा गांव का है। 10 मुस्लिम परिवारों को गांव वालों ने सामाजिक तौर पर इनका बहिष्कार कर दिया है। वजह यह है कि 27 जनवरी को गांव में एक हिंदू सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में जो है हिंदू सम्मेलन में मुस्लिम समाज के लिए आपत्तिजनक बातें की गई थी। हिंदू सम्मेलन में मुसलमानों के खिलाफ बात की गई थी, उसका विरोध किया था मुस्लिम युवकों ने। हिंदू सम्मेलन के बाद गांव में तनाव फैल गया था और मुस्लिम युवकों ने इसका विरोध किया था। हिंदू समाज ने अब मुस्लिम परिवारों को बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। बहिष्कार की वजह से मुस्लिम परिवारों के लिए अब मुश्किलें सामने आ रही हैं। सामाजिक तौर पर उनका बहिष्कार किया गया है। में कोई साध्वी आई थी और वो उसका गोटी में भी था हिंदू सम्मेलन के नाम पे। तो अब जातिगत धार्मिक सम्मेलन पर कोई बात है बुराई नहीं है उसमें, लेकिन दूसरे समाज के लोगों को परेशान करूं कि सोशल बाइकआउट की बात करो, ठीक है। तो उसमें कहा गया, उस आदमी ने कहा कि भाई यहाँ पे मुसलमानों ने किया, तलवार लेके आए थे। मेरा कहना, बाबर आया था तो बाबर के पूर्वज उस देश के ऊपर उखाड़ के लाओ, उनको पकड़ के लाओ, उनको यहाँ सजा दो। हमारी गलती इतनी हुई कि उनका कार्यक्रम चल रहा था जी, कार्यक्रम करने वाली तो चली गई जी, गांव के लोग थे जी। अब हमने बोले आज तक ये तो ऐसा, यानी मुसलमानों के बीच में उसने कुछ बोली नहीं। कोई भी प्रोग्राम होता था सब मिलजुल के होता था। हाँ, और उस दिन उसने बहुत कुछ बोली मुसलमान के बारे में जी। उसी से हम लोगों को कीड़ लगी और हम गांव के लोगों के पास में गए थे जी। आप भी गए थे वहाँ पे? हाँ, मैं भी गई थी जी। सर, बहिष्कार करने की सत्यता जो जितने जो बोल रहे हैं वो गलत है। कोई किसी ने उनको बहिष्कृत किया नहीं है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी गलती से वो लोग वहाँ तक के पहुँची है। उनकी कहते हैं मनुष्य सोच है वो। जी जी। बाकी हमारे पूरे गांव से, हमारे पूरे जन समुदाय से किसी प्रकार के बहिष्कृत किया नहीं गया है।
हमारे पूर्ण गांव का, और आज भी, पहले भी पुराना जो तालमेल था आज भी है। अगर उनकी, अगर मानो वो, लेकिन इतनी ज़रूरी है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे। पूरा गांव से अपनी गलती से करेगा तो अपने कोई तकलीफ नहीं है। और फिलहाल मेरे साथ 9 PM में इतना ही। खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।